नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया में। मैं सोमित पाठक हाजिर हूँ आपके सामने साइंस का नया वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, और हल्का सा हम क्लासिफिकेशन की ओर भी गए थे, यानी वर्गीकरण की ओर गए थे। ठीक है, आज मैं आपके सामने बात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, कोशिका यानी सेल। तो कोशिका क्या है, सबसे पहले हम बात इसकी करें कि कोशिका आखिर है क्या। तो कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ठीक है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका में स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है, कोशिका में स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। यह अपने समान नई पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। अगर हम बात करें ऊतक की कि ऊतक क्या कहलाता है, यानी टिश्यू की बात करें तो ऊतक क्या है, तो ऊतक कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह क्या होता है, ऊतक होता है। अब ये भी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि इसका समूह है। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ऊतक भी है। लेकिन है क्या कि ऊतक अपने समान नए ऊतकों को जन्म नहीं देता है, ऊतक स्वयं कार्य नहीं करता है। कौन काम करता है, कोशिका काम करती है, और ऊतक का केवल क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। कोशिका क्या कहलाती है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, जिसमें स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, बोतल की कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं देखी। इस तरीके की संरचनाएं मधुमक्खी के छत्ते में, इस तरीके की संरचनाएं इन्होंने देखी। तो इन्हें ही उन्होंने क्या कह दिया, सेल यानी कोशिका। इनको सबसे पहले कहा गया सेलुला यानी कोशा। कोशा जिससे क्या कह दिया गया, कोशा का अर्थ होता है, यानी सेलुला का अर्थ होता है कक्ष या कमरा। ठीक है, उसी के आगे इसको क्या कह दिया गया, कोशिका कह दिया गया। यानी इतनी छोटी सी इकाई जिसपे हमारा पूरा जीवन निर्भर होता है, कोशिका हो गया। ठीक है, यानी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका। ठीक है, दोनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि पादप कोशिका क्या है और जंतु कोशिका क्या है। उसके पहले हम थोड़ा सा और देख लें कि कोशिका जो है, कोशिका दो प्रकार की, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है कि जिसमें क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, या केंद्रक का अभाव होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका यानी वेल डेवलप्ड कोशिका, वेल डेवलप्ड कोशिका जिसमें केंद्रक और सारी ऑर्गन्स उसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी के आगे हम बात करें, इसी के आगे हम देखते हैं सिद्धांत। कोश का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत दिया। और अपने कोशिका सिद्धांत में कहा क्या, अपने कोशिका सिद्धांत में कहा कि कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। यानी जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उसी के द्वारा ही क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, किसने कह दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। अब हम बात करें कोशिका में, तो कोशिका को अगर हम डिवाइड करें भागों में, उसके अंगकों में, कोशिका के अंगकों में अगर हम उसको डिवाइड करें
तो कोशिका के दो भाग हो गए, एक तो आपका जीवद्रव्य हो गया और दूसरा कोशिका भित्ति हो गया। कोशिका भित्ति का मतलब हो गया आपकी, जैसे ये कोशिका है, अब इसी के ऊपर ये जो लेयर होती है यही क्या है आपकी कोशिका भित्ति है। ठीक है, इसके ऊपर जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। ठीक है, किसमें पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह क्या पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। ये किस चीज की बनी होती है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर हुआ। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है और किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद कोशिका को हमने क्या कर दिया, इसमें पादप कोशिका के भी अंगक हैं और जंतु कोशिका के भी अंगक हैं। हम समय समय पे आपको जब हम ये अंगक बताएंगे तो इसमें बताते चले जाएंगे कि कौन सा जंतु कोशिका में पाया जाता है और कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसे यहां हमने आपको कंफर्म कर दिया कि कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब इसी के आगे हम आ गए, कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया हमने, जीवद्रव्य और कोशिका भित्ति। ठीक है, जीवद्रव्य और कोशिका भित्ति दो भागों में जब हमने डिवाइड किया, तो हम बात करें जीवद्रव्य, तो जीवद्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है और जीवद्रव्य की खोज किसने की, डुजार्डिन ने। ठीक है, डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की और जीवद्रव्य को क्या कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। कोशिका भित्ति को छोड़कर कोशिका का संपूर्ण भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कहलाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति को छोड़ दें और बाकी जो संपूर्ण भाग है वो क्या है, आपका जीवद्रव्य के अंतर्गत आता है। अब जीवद्रव्य में आपका आ गया कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, जीवद्रव्य के दो भाग हो गए, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक और ये जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच की जो जगह है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के जो बीच का स्पेस है यही क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, इसी के अंदर यानी आपका केंद्रक हो गया और केंद्रक और कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली के बीच की जो जगह है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्लियर हो गया, कोशिका द्रव्य की बात हो गई। अब अगर हम देखें तो कोशिका द्रव्य को ही लेके चलते हैं आगे। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य को ही हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो जीवद्रव्य हो गया, जीवद्रव्य के बाद आपका कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य के बाद हम इनकी बात कर लें, इन सब की बात कर लें, तो इन सब की जब हम बात करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हम चूंकि कंपटीशन लेवल पे चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें देखना है। अब छोटी छोटी चीजें जब हमें इसको देखना है तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसकी, तो इसको क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है अंतःप्रदब्बी जालिका को। अंतःप्रदब्बी जालिका को क्यों कहा जाता है कंकाल तंत्र, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती हैं, कोशिका को ढांचा और मजबूती प्रदान करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, अंतःप्रदब्बी जालिका को कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है,
इनका मुख्य कार्य यही है और इसी पे ही क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राइबोसोम्स का काम क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना क्या है, राइबोसोम का काम है। ठीक है, अंतःप्रदब्बी जालिका के बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका, इसकी खोज किसने की, अल्टमान ने। इसको क्या कहा जाता है, विद्युत ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। अल्टमान ने इसकी खोज की। अब इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है, हम बात करते हैं। तो जो श्वसन होता है, श्वसन क्रिया यानी आक्सी श्वसन की बात करें, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, दो प्रकार का श्वसन होता है। दो प्रकार के श्वसन में अगर हम बात करें आक्सी श्वसन की, तो आक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का संचय होता है। ठीक है, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है और 38 एटीपी में से 36 एटीपी जो है वो ऊर्जा जो है वो कहां संचित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। ठीक है, 36 एटीपी, हमारे शरीर की 36 एटीपी ऊर्जा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल हो गया। और इसके बाद अंतःप्रदब्बी जालिका क्या होगी आपकी, अंतःप्रदब्बी जालिका कंकाल तंत्र। इसके बाद हम आए लवक में। तो लवक जो है, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी, आ मीन्स नहीं, वर्ण मीन्स रंग। ठीक है, यानी ऐसी जिसमें रंग ना हो। अवर्णी लवक क्या हो गया, ये पौधों के रंगहीन भागों में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक जो है वो क्या होते हैं, अवर्णी, ये पौधों के रंगहीन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, और मुख्य कार्य इनका क्या है, भोजन का संचय करना है। ठीक है, ये क्या होते हैं, भोजन का संचय करना इनका मुख्य कार्य है और रंगहीन भागों में ये पाए जाते हैं, जैसे शकरकंद है, गन्ना है, तो इन सब में अवर्णी लवक। अब इसके बाद हम वर्णी लवक की बात करें। वर्णी क्या है, वर्णी लवक क्या कहलाता है, तो वर्णी लवक की जब बात होगी तो वर्णी लवक जो होगा, वर्ण मीन्स रंग। ठीक है, वर्ण मीन्स क्या होता है, रंग। तो वर्णी लवक जो है, वर्णी लवक रंगीन भागों में पाए जाते हैं। रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे फलों और पुष्प जो हैं, पहले क्या होते हैं, जैसे टमाटर का रंग लाल है, तो टमाटर का रंग लाल क्यों है, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन एक वर्णी लवक है जिसके कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, मिर्च का रंग कैरोरीन के कारण, मिर्च का रंग लाल होता है तो वो किसके कारण होता है, कैरोरीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग जो होता है वो लाल होता है तो विटामिन के कारण। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि इनमें जो वर्णी लवक पाए जाते हैं उन्हीं के कारण ये रंग होता है। जैसे आपका बैगन का रंग है तो जेंथोसाइनिन के कारण होता है। जेंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, आपका बैगन का रंग होता है। तो यही सब चीजें आपकी क्लियर हो गई कि वर्णी लवक में ये चीजें हैं। अब इसके बाद हरित लवक की बात करें तो हरित लवक को क्या कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है कोशिका की रसोई। कोशिका की रसोई क्यों कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक के कारण ही क्या करते हैं, हरित लवक में ही भोजन का निर्माण होता है पौधे के, और जब भोजन का निर्माण होता है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक ये पौधों के क्या करता है, हरित लवक का मुख्य अवयव क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, मुख्य अवयव इसका क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है, और क्लोरोफिल के अंतर्गत आती है कौन सी धातु, क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी धातु है जो पौधों के क्लोरोफिल भाग में पाई जाती है, तो क्लोरोफिल भाग में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है,
तो क्लोरोफिल भाग में क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और इनका मुख्य काम क्या है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का मुख्य काम है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाना। ठीक है, भोजन बनाना यानी पौधे जो हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो हरित लवक की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान दें कि जैसे लवक की हमने बात की और पौधों की बात की, मनुष्य की बात कहीं नहीं आई। इसका ये तात्पर्य है कि जो लवक है वो केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, पादप कोशिका में पाया जाता, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करें इसी के आगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, कोशिका में एक थैलीनुमा संरचना लगी होती है, ये क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम का काम क्या है, इनसे एंजाइम निकलते हैं और भोजन को पचाने में मदद करता है, और भोजन को पचाने के साथ साथ ये काम क्या करता है, हमारी कोशिका को, कोशिका के लिए ये क्या करता है, कोशिका की रक्षा करने का काम करता है। यदि कभी उपापचय क्रिया में क्या हो जाए, अनियमितताएं आ जाएं, उपापचय क्रिया में अनियमितताएं आ जाएं, तो उपापचय क्रिया में जब अनियमितताएं आ जाएंगी तो उससे होगा क्या कि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी। और जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम को लगता है कि और ज्यादा अगर कोशिका को ये क्षति पहुंचाएंगे तो वो क्या करता है कि स्वयं फट जाता है, और जब स्वयं फट जाता है तो कोशिका को ही नष्ट कर देता है। ठीक है, स्वयं फटकर कोशिका को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी आत्महत्या की थैली। ठीक है, कोशिका को जब कोशिका में क्या हो जाती हैं, उपापचय अनियमितताएं, उपापचय क्रिया में जब अनियमितताएं हो जाती हैं तो उस समय क्या करता है काम, लाइसोसोम क्या हो जाता है, स्वयं फट जाता है और कोशिका को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसकी खोज किसने की, डी डवे ने। ठीक है, डी डवे ने इसकी खोज की। अब इसके बाद राइबोसोम की बात करें, जी पैलेट ने इसकी खोज की राइबोसोम की, और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कोशिका में कौन करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य किसका है, राइबोसोम का है। क्लियर हो गया। तो राइबोसोम मुख्य काम यही करता है, और इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य यही करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेंट्रोसोम की, यानी तारक काय की। तो सेंट्रोसोम जो हो गई आपका टी बाबेरी, मैं आपको केवल मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, बाकी चीजें नहीं, कोई भी चीजें जो आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो तारक काय यानी टी बाबेरी की बात करें, टी बाबेरी ने तारक काय की खोज की, और तारक काय की एक बात यह भी है कि ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में तारक काय या सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना। कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करने का काम किसका है, सेंट्रोसोम यानी तारक काय का है। ठीक है, तारक काय के बाद हम बात करें गाल्जी का, यानी कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की। तो कैमिलो गाल्जी का मुख्य काम क्या है, और कैमिलो गाल्जी को क्या कहा जाता है, कैमिलो गाल्जी को कहा जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, गाल्जी काय को कहा जाता है, और इसकी खोज किसने की, कैमिलो गाल्जी ने की। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है वसा का संचय करना और श्रावण करना। ठीक है,
फैट को इकट्ठा करना और उसका धीरे धीरे श्रावण करते रहना, ये काम किसका है? गाल्जी काय का है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कर ली हमने आपसे। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? गाल्जी बॉडी हो गया। गाल्जी बॉडी के बाद हमने एक पार्ट पूरा छोड़ दिया था, ये यानी केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, और रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की इसकी, और यह कोशिका के बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा, यानी केंद्र में स्थित होता है, इसलिए इसको कह दिया गया केंद्रक है। ठीक है, दूसरी चीज एक और है, पहले क्या होता था? पहले के जमाने में राजा महाराजाओं का जब वो होता था, या अभी भी वही चीज है, आज भी वही चीज है कि जो क्या होता था, उनके व्यापार का मुख्य केंद्र होता था, वहां पे वो क्या कर देते थे? उसको राजधानी बना देते थे, यानी उसको कह देते कि ये केंद्र है। ठीक है, तो वो केंद्र है, उसको राजधानी बना देते थे। सेम वही कंडीशन इसकी है कि ये क्या है? कोशिका के समस्त कार्यों का केंद्र जो है वो क्या है? केंद्रक है। ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका केंद्रक जो है, यानी इसको क्या कहा जाता है? नियंत्रक कहा जाता है, या कंट्रोलर कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोलर या नियंत्रक या डायरेक्टर। ठीक है, कोशिका का डायरेक्टर या कंट्रोलर या नियंत्रक किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। क्योंकि केंद्रक का मुख्य काम क्या है? कोशिका के समस्त भागों पर नियंत्रण करने का काम किसका है? केंद्रक का है। ठीक है, मुख्य काम यही है। ठीक है, अब केंद्रक द्रव्य हो गया इसमें, इसी के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य आता है और केंद्रिका आती है। केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य क्या है? केंद्रक द्रव्य को हल्का सा जान लें, केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करता है। ठीक है, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए और आरएनए कहां पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए केंद्रक के अंतर्गत केंद्रक द्रव्य जो होता है उसमें क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद हम बात करें सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका की। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी पीपीएलओ। पीपीएलओ प्लूरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गन। ठीक है, प्लूरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गन सबसे छोटी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका है क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तो ये आपका चैप्टर, कोशिका चैप्टर, यहीं पे आपका फिनिश होता है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूटी है या कोई चीज हमें पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपको आगे साइंस के वीडियो देते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।